Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal. Good morning. Welcome to the seminar on tax and accounting organized by Chatri Welfare Association of Canada. I am Harnam Singh along with my co-host Syam Singh Ji Bhadoria and Shivani Ji Rana. Chatri Welfare Association is a non-profit organization, works to bring all the Rajput community together in Canada. We conduct cultural activities like celebration of Vijayadashmi, our upcoming Maharana Pratap Jayanti in May. This organization also conducts philanthropic activities for all the Canadian communities, like we recently held a blood donation drive in Mississauga, and we have started virtual seminars to help with information on various topics. Like today's topic is tax and accounting in Canada. So our today's special guest is Dinesh Singh Ji, who holds CA from India, CPA from US, and CPA again from Canada. Wow, what a qualification! Amazing. He brings 15 plus years of experience. He brings wealth of knowledge to share with us today. Now I would like to hand over to Dinesh Singh Ji and request him to tell a bit about himself. Over to you, Dinesh Ji. जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम दिनेश है और मैं यहाँ पे कनाडा में पिछले 15 सालों से नॉर्थ अमेरिका में रह रहा हूँ और मैंने इंडिया से सीए किया है और यूएस का सीपीए किया और उसके बाद में जब मैं कनाडा मूव हुआ तो मैंने कनाडा का सीपीए किया। तो और मैं अभी पब्लिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस में हूँ और मेरा ऑफिस 2985 ड्रू रोड मिसिसागा में है। और मुझे नॉर्थ अमेरिका का यूएस और कनेडियन टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है। आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। जी श्याम जी। Thank you, Dinesh ji, for taking out time of your busy schedule. And as Harnam Singh ji told that about this is our second seminar for tax and accounting, and we have started this KWAC conversation 2 weeks ago. This is the second episode of that one. So I'm not taking much time. Let's start. So Dinesh ji. Actually, we have some queries which is asked by viewer when we have submitted our form. So let me start with one of the question. So पहला क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, right? Not from India, they are studying in college. If they wanted to start career in accounting, and subsequent question is that if someone came from India और उनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए क्या पाथ है इस फील्ड में आने का और अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने का? ओवर टू यू दिनेश जी। जी, अगर आप अकाउंटिंग टैक्सेशन में करियर परस्यू करना चाहते हैं और आप इंडिया से क्वालिफाइड हैं, इंडिया से आपके पास में सिमिलर एक्सपीरियंस है और इंडिया से बीकॉम सीए जो भी किया है आपने, तो आप यहाँ पे सीपीए ओंटारियो को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट है, उनकी आप वेबसाइट पे जाइए और रिसेंटली अभी एक उनका सेमिनार होना है, वे पाथ टू बी ए सीपी इन कनाडा। तो इसके लिए आपको इंडिया की बेसिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको काफी वेवर्स और एग्जम्पशंस मिल सकती हैं और जिससे आपको आपका टाइम कम लगेगा और आपको कोर्सेज कम लेने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया से सीए हैं तो आपको कनाडा में सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है सीपी ओंटारियो का, विच इज कॉल्ड कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन। प्लस इसके साथ में कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं which I believe like now it's 30 months और ये 30 months आपको डिफरेंट फील्ड्स में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग में काम करना होता है और देयर आर सर्टेन फर्म्स which are like designated by CPA Ontario। अगर आप उनमें अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, उनमें काम करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी पेड आल्सो, पर आपका अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड होता है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CPA Ontario, तो जो आपको ऑडिट का लाइसेंस लेने में भी हेल्पफुल होता है।
तो इससे आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स में काम कर सकते हैं, या आप अपना एक बीइंग एंटरप्रेन्योर आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so one of the question related, if someone don't want to do CPA kind of thing, still they can file the tax by with own knowledge kind of things. They can do that. यस, यहाँ पर अनलाइक यूएस, कनाडा में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कुछ मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए। तो आप ये टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, और इसके रेगुलेशंस पढ़कर आप अपना विदाउट इवन सीपीए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, good. Thank you, Dinesh ji. Now I'll ask Shivani ji. Shivani ji, Thank you, you Shanti. can. Yeah. Very warm welcome, Dinesh ji. This is such a Thank great you. pleasure to have you over here. मुझे you know what, कनाडा में बहुत सारी परसेंटेज है जो बिजनेस ओनर्स के लिए है, लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर्स, लार्ज बिजनेस ओनर्स। सो अगर, और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज रीजन इज कि टैक्सेशन हमेशा ही एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट रहा है, बहुत ही ट्रिकी पार्ट रहा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस शायद नहीं है उतना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने आप को उस चीज में रख के देखूं, दैट इफ आई एम इनटू अ कॉर्पोरेशन बिजनेस and I'm owner of a corporation business, so what should I draw? Payroll, dividends या bonus? आप अगर मीन्स अपना बिजनेस एज ए कॉर्पोरेट कर रहे हैं, आपने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है, तो जो इनकॉर्पोरेशन होती है, कॉर्पोरेशन होती है, दैट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द ओनर इटसेल्फ। अगर आप इवन इफ आप 100% शेयर होल्डर भी हैं, तब भी आप और कॉर्पोरेशन दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो आपके कॉर्पोरेशन में रेवेन्यू आता है और नेट प्रॉफिट बचता है, तो उसके फिर आप टैक्स पे करते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि लाइक कि कॉर्पोरेशन से अगर आपने पैसा विड्रॉ करना है, यू वांट टू विड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सो व्हाट काइंड ऑफ like there are different three scenarios. You can have payroll, you can have bonus, or you can have dividend. तो जो payroll होता है, being self employed, आप कॉर्पोरेशन से ड्रॉ करते हैं, तो आपको you are not eligible for EI। तो आपको ना ही आपको EI भरने की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपको आप एलिजिबल होती है उसके लिए। तो EI को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जब आप कॉर्पोरेट में या किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और आपकी ना गलती की वजह से अगर आपको ले ऑफ और कुछ होता है, तो आपको सर्टेन नंबर ऑफ वीक्स आपको आपकी सैलरी का एक परसेंटेज आपको मिलता है। बट इधर जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो आप पेरोल ड्रॉ करेंगे, तो वो पेरोल आपके कॉर्पोरेशन की इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस है, और आपको अपना सीपीपी भरना होता है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पोर्शन दोनों भरना होता है, और ये दोनों भी आपका एक्सपेंस आप अपने कॉर्पोरेशन में डाल सकते हैं। तो अब सेकंड आता है कि डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है वो आफ्टर टैक्स वो है। डिविडेंड आप अपने कॉर्पोरेशन से टैक्स पे करने के बाद में जो बचेगा, उसमें से आप डिविडेंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर इस पर जब आप उसको अपनी पर्सनल इनकम में लेंगे, तो आपको अगेन टैक्स पे करना पड़ेगा उस पे। तो डिविडेंड पे आपको डबल टैक्स इम्प्लीकेशन है। आप एक तरफ अगर आप ओंटारियो में हैं, तो ऑलमोस्ट 14% कॉर्पोरेशन टैक्स पे कर रहे हैं, और जब आप अपने को विड्रॉ करके अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में उसको शो करेंगे, तो विच एवर टैक्स ब्रैकेट यू फॉल्स इन, तो आप वो टैक्स पे करेंगे। तो इसलिए डिविडेंड इज काइंड ऑफ अ लिटिल ट्रिकी कि डिविडेंड में आपको इट्स अ डबल टैक्स इम्प्लीकेशन, और डिविडेंड आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है कॉर्पोरेशन के लिए। अब तीसरे पे जाते हैं बोनस। बोनस आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है कॉर्पोरेशन के लिए, पर बोनस इज आल्सो लाइक जब आप बोनस ड्रॉ करेंगे, तो बोनस पे आपको सीपीपी पे नहीं करना, बिकॉज इट्स अ बोनस। तो मींस आप इसको अपने टैक्स फाइलिंग में एज ए इनकम, पर्सनल टैक्स रिटर्न में एज ए इनकम लेंगे, और उसमें जो आपको पर्सनल टैक्स में आप जिस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेंगे, तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। To summarize, bonus and payroll is a good option to draw money from the corporation. और अगर Really great.
इससे रिलेटेड कुछ आपको पब्लिकेशंस देखने हैं, कुछ इसको और डिटेल में देखना है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, और वो हमारे इस चैनल पे हम वो लिंक शेयर करेंगे। That's so nice of you, Dinesh. This is such a great elaborated answer. I'm sure हम लोग आपके डेफिनेटली नंबर प्रोवाइड करेंगे, और हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल आंसर रहा. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू श्याम जी. थैंक यू शिवानी जी. दिनेश जी, बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जो हमारा पर्सनल टैक्स है और बिजनेस रिलेटेड इनकॉर्पोरेटेड और सोल प्रोप्राइटी का टैक्सेस हैं, तो उनकी क्या डेडलाइन रहती है, और अगर वो डेडलाइन मिस हो जाती है तो इज देयर एनी पेनल्टी दे हैव टू पे? कैन यू प्लीज लेट अस नो अबाउट these queries? कनाडा में अगर आप मींस आप एज ए इंडिविजुअल हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपको T4 मिलती है मींस एज ए एम्प्लॉय, तो आपकी टैक्स फाइलिंग डेडलाइन होती है April 30th. पर अगर आप अपनी टैक्स फाइलिंग डेडलाइन मिस करते हैं और तो आपको एज सच पेनल्टी नहीं लगती अनलेस आपका टैक्स ओइंग बनता हो. अगर आप टैक्स फाइलिंग डेडलाइन मिस करते हैं एंड इफ यू ओ टू द गवर्नमेंट और इफ यू ओ टू द CRA, तो उस केस में आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों पे करना होता है, दोनों लगता है. आपको जो आपकी टैक्स होंगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा, और सेकेंडली आपको पेनल्टी लगेगी फॉर बीइंग फाइलिंग लेट. वर्सेस अगर आपका कोई टैक्स ओइंग नहीं है, आपका रिफंड है, तो उसके लिए आप कभी भी फाइल कर सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स जो आपके टैक्स साइकिल के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो जुलाई से अगले साल की जून, जैसे जुलाई 2024 से जून 2025 तक आपके चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स हो गए, GST HST क्रेडिट्स हो गए, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव हुआ, वो सब चलते हैं. तो इसलिए ये मस्ट है कि इवन इफ आपका रिफंड है, आप रिफंड वाली सिचुएशन में हैं, तब भी आपको टैक्स फाइलिंग करना चाहिए, और डेडलाइन से पहले ही करना चाहिए, April 30th से पहले करना चाहिए. तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल के लिए. और अब इंडिविजुअल में अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बट एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोल प्रोप्राइटर, तो उसमें आपकी टैक्स फाइलिंग की जो डेडलाइन होती है वो June 15th है. बट स्टिल इन June 15th आपकी टैक्स फाइलिंग डेडलाइन है. अगर आप टैक्स ओ करते हैं अपनी बिजनेस इनकम पर, तो टैक्स रेमिटेंस की, टैक्स पेमेंट की डेडलाइन आपकी April 30th ही रहेगी. आप अगर वो April 30th तक अपना टैक्स फाइल नहीं करते और अपना टैक्स रेमिट नहीं करते, तो वो आप उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसमें इस केस में पेनल्टी नहीं होगी, बट इंटरेस्ट लगेगा आपको. तो दो इट्स June 15th, बट आपका अगर टैक्स ओइंग है तो आपको June 15th से April 30th से पहले आपको ये करना चाहिए. और तीसरा हम आते हैं कि जब हम लोग कॉर्पोरेशन एज ए इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस करते हैं, जैसे हम पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे छोटी कॉर्पोरेशंस हैं, और उसमें मोस्टली हम लोग अपने आप से 100% शेयर होल्डर होते हैं, या फैमिली मेंबर्स को हम एज ए शेयर होल्डिंग में लेते हैं. तो उस केस में जो भी आपका ईयर एंड है, अगर आपका ईयर एंड कैलेंडर ईयर है, जैसे December 31st है, तो विद इन 6 months आपको टैक्स फाइल करना होता है. उसकी डेडलाइन आपकी June 30th है. और डिपेंड करता है कि आपका ईयर एंड क्या है. आपका अगर कोई फिस्कल ईयर है अदर देन कैलेंडर ईयर, मींस आपका अगर मार्च से September 30th को आपका ईयर एंड है और 2023 का, तो आपको March 31st 2024 से पहले टैक्स फाइल करना है. मींस आपको 180 डेज की विंडो में टैक्स फाइल करना होता है अपनी कॉर्पोरेशन का. और इसमें भी अगर आप टैक्स ओ करते हैं, तो आपको मोस्टली यही रिकमेंडेशन होती है कि आपको अपने कैलेंडर ईयर या फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले आपको अपना टैक्स रेमिट करना चाहिए, अगर आप $3,000 से ज्यादा का टैक्स ओ करते हैं. और जब हम बिजनेस करते हैं, तो बीइंग HST, हम HST रिसीव करते हैं, हम अपने बिजनेस एक्सपेंसेस पे HST पे करते हैं. तो जो भी हमारा रिफंड या पेबल बनता है, वो उसके लिए भी डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं. एंड दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन आपके जो आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, उसमें आपकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. मोस्टली सबकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स ईयर एंड होती हैं अगर आपका छोटा बिजनेस है, और अदरवाइज बहुत बड़ी
बड़ा बिजनेस है तो मंथली डेडलाइंस भी होती हैं और क्वार्टरली भी होती हैं। जो भी आपका ईयर एंड होता है उसके, अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो March 31 आपकी HST फाइलिंग की डेडलाइन है। और अगर आप 3000 से ज्यादा वो करते हैं HST, आपका पेबल बनता है, तो आपको वो 31 दिसंबर से पहले पे करना चाहिए, अदरवाइज आपको मींस इंटरेस्ट लगेगा। पेनल्टी लगेगी। ओके हाँ जी, नहीं पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट ओके लगेगा। एज इंटरेस्ट फार लगेगा। एज आप अगर 31 मार्च से पहले पहले टैक्स फाइल करते हैं, बट आपका अगर रेमिटेंस कम है तो आपको फिर वो लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है। तो देर अब पेरोल की भी ऐसे ही डेडलाइंस होती हैं, सबकी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं सभी बिजनेसेस की। जैसे जब इनकॉर्पोरेशन में जैसे आपके अकाउंटेंट ही या जैसे अपने अपने आप से रिक्वायरमेंट्स अपनी ऑप्ट की होती हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको पेरोल, रेमिटेंसेस और HST भरना होता है। अगर तो हमारे पास कुछ ड्यू है, हाउ टू पे टू CRA? लेट्स से आई हैव टू पे सम पेनल्टी और सम मनी टू CRA, हाउ टू पे इट? इज देयर एनी इसमें वे आप ऑनलाइन? जी, कैन यू टेल मी अबाउट इट? तो इसमें जो कॉर्पोरेशन है, आपके बिजनेसेस हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट CRA से आपको पहले भी साल आपको वाउचर्स भी आते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके अपने पे कर सकते हैं। और जैसे कि होता है कि वो आपको स्टैम्प करके, या इससे ओल्ड स्कूल कि आप जाके पे कर सकते हो। दूसरा है ये कि आप इसको CRA अकाउंट को एज ए पेई, जैसे आप अपने बाकी रेगुलर बिल्स पे करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, वैसे इसको आप कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपका बिजनेस नंबर होगा, जो 9 डिजिट्स का होता है। और अगर आपका पर्सनल ओइंग है, मीन्स आपके पर्सनल टैक्सेस हैं, तो आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होगा। तो उसमें आप CRA को पे करके अपना अकाउंट नंबर करके आप वो अपने घर के कंफर्ट से, और इट्स अ फास्ट एंड कन्वीनियंट और रिलायबल, इट्स क्वाइट रिलायबल। Thank you, Dinesh ji. I think my co-host Shivani also has some more questions. Shivani, over to you. थैंक यू सो मच श्याम जी। सो दिनेश जी, हमने अब तक जो बात करी वो बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन को और सैलरीड को लेके बात करी। वुड लाइक टू हैव सम मोर लाइट्स फॉर द फैमिलीज। नॉर्मली क्या होता है कि कनाडा, हम सबको पता है कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। सो जब हम कनाडा आते हैं स्पेशली विद द फैमिली, सो सबसे पहला बहुत सारे सजेशन आते हैं, उनमें से एक सजेशन होता है कि अपने RESP लिया। सो इफ यू कैन प्लीज गाइड अस व्हाट एग्जैक्टली RESP और इसका टैक्स के साथ क्या रिलेशन है? आप RESP का, though it's not any direct connection with your personal taxation, because like if whatever you are contributing towards your RESP, towards your children's education plan, वो it's not a tax deductible expense. First of all, RESP is a registered education saving plan. और ये आपकी एक certain means like when your kid is going to college, तो आप इसमें जो आपके फंड्स सेव होते हैं, दैट यू कैन यूज इट फॉर ट्यूशन फी, रेंट और बुक्स, टूल्स। अगर ट्रेड स्कूल में जा रहा है तो आप टूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि जब आप RESP लेते हैं तो आपको इसके साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एजुकेशन ग्रांट एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट तक होती है, और इसमें जब आपने RESP, when you are using your RESP towards your children's education, तो उसमें और भी कुछ ग्रांट्स आपकी एड ऑन हो जाती हैं। पर ये देयर आर डिफरेंट RESP प्रोवाइडर्स, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्लान में इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन प्लान, और ये वो प्लान किस ग्रांट के लिए क्वालिफाई करती है। तो मोस्टली हमें जो मींस जो 5 बिग बैंक्स हैं, आई थिंक दे आर मोर सिक्योर एंड दे आर मोर रिलायबल, तो हमें उधर अपनी RESP प्लान्स ओपन करनी चाहिए। सो दो इसका पर्सनल टैक्सेशन में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती जो हम RESP में कंट्रीब्यूशन करते हैं। Okay, oh, that's great. So, and what's the difference between RRSP and TFSA? There are like हम लोग नॉर्मली रिटायरमेंट की जब बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं RRSP करो, या टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स सेविंग्स। So, what exactly this all about? जो आपका
RRSP होता है, दैट इज रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। तो RRSP आपका टैक्स डिडक्टिबल है। जो कंट्रीब्यूशन आप RRSP में करते हैं वो टैक्स डिडक्टिबल है, बट उसकी एक लिमिट होती है, एंड वो लिमिट होती है आपकी जो आपने पिछले साल, मीन्स जैसे अब हम 2023 का टैक्स फाइल करेंगे 2024 में, तो जो आपका 2022 का नोटिस ऑफ असेसमेंट होगा, उसमें आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आपकी लिमिट है, एंड विच इज 18% ऑफ योर इनकम, और 31,000 थ्रेशोल्ड, मैक्स 31,000 उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो RRSP आपका टैक्स डिडक्टिबल है। तो इससे बट सिंस ये पहले आपका टैक्स, इसमें आपको टैक्स ब्रेक मिलता है, पर जब आप इसको विड्रॉ करते हैं तो इस पे टैक्स लगता है। तो जो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने RRSP का अकाउंट खोला है, वो दे आर लाइबल टू टेक टैक्स आउट ऑफ इट। तो मोस्टली 20% टैक्स करके आपको आपका बैलेंस अमाउंट देते हैं, बट वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब आप फाइनली टैक्स फाइल करेंगे उस साल का, जो आपकी RRSP विड्रॉल पे टैक्स ऑलरेडी लगा होगा, तो इधर इट कुड बी रिफंडेड और इट कुड बी यूज्ड टुवर्ड्स योर टैक्स पेबल। So, but there are certain situations जब आप RRSP विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशन से बच सकते हैं। अगर आप अपनी RRSP आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप अपनी RRSP विड्रॉ कर सकते हैं। तो RRSP की एज सच, जैसे मैंने बताया कि 18% की आपकी इनकम की लिमिट होती है, और आपका एक 31,000 का थ्रेशोल्ड है, बट इट कीप्स ऑन एडिंग। तो मीन्स हर साल जो आपकी इनकम होती है उसके ऊपर ये उसके अकॉर्डिंगली एड अप होता जाता है, और इसकी कुछ मीन्स अपर लिमिट नहीं जाती। तो और जो दूसरे इंस्टेंस में आप RRSP विड्रॉल कर सकते हैं, वो आप अपने स्पाउस की या अपने किड्स की एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं RRSP। तो उस पर भी कोई आपको टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, विच इज कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान। वो एक प्लान होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान में आप अपनी RRSP ट्रांसफर करेंगे तो आपको उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। वर्सेस हम बात करेंगे TFSA की। तो जो TFSA होता है, जो TFSA में कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपका टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होता है। वो कंट्रीब्यूशन आपका टैक्स डिडक्टिबल नहीं होगा, बट TFSA अकाउंट से जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स में, तो वट एवर इंटरेस्ट, डिविडेंड आपको या कैपिटल गेन होता है सेल और परचेज पे, सेल पे आपकी स्टॉक्स पे, वो टैक्स फ्री होता है। तो उस पे आपको टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि RRSP आपको टैक्स ब्रेक मिलता है RRSP में अपनी पर्सनल टैक्स फाइलिंग में, पर TFSA में आपको ये नहीं मिलता, आपको टैक्स ब्रेक नहीं मिलता, बट आपको जो आप इंटरेस्ट डिविडेंड अर्न करते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट पे, वो आपकी टैक्स फ्री होती है। That's तो great. अभी इस कॉन्वर्सेशन में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, फर्स्ट टाइम होम बायर, एंड दैट्स अ जी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी कुछ 2023 में हमने सुना है कि कुछ एक नया प्लान आया है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। रियली वुड लाइक यू टू गाइड अस फॉर दैट प्लीज। हाँ, इसको FHS से कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम होम बायर सेविंग प्लान अकाउंट है। तो इसमें इसकी अपनी लिमिट है, पर इसमें कंपैरिजन टू RRSP मेजर बेनिफिट ये है कि इसका जब आप इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपका टैक्स फ्री है, और जब इसको आप यूज करेंगे होम बायर्स प्लान के लिए तो तब भी ये टैक्स फ्री है। ये रिगार्डलेस ऑफ योर कंट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ योर से इनकम, इसमें अपर लिमिट सिर्फ $8,000 की है एक साल में कंट्रीब्यूशन की, और मैक्स आप $40,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब इसको आप विड्रॉ करेंगे तो इस पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, और यू कैन यूज इट टुवर्ड्स योर मींस फर्स्ट टाइम होम, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्पाउस दोनों डालते हैं तो यू कैन सेव अप टू $16,000 a year. तो this is also works like RRSP, but इसमें आपको आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम का परसेंटेज का कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है। दिस इज मैक्स आप 8,000 तक ही डाल सकते हैं। अभी एज पर जो भी अभी नई
रेगुलेशन आई है. It may change later because as you know the housing market. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच दिनेश जी. आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन रहा ये फैमिलीज के लिए बहुत एक अच्छा आंसर था आपका. सो ओवर टू यू श्याम जी. Thank you, Shivani. Thank you, Shivani ji, once again. Dinesh ji, I will not take much time because we are also running out of time. I have one last question, but not least. So this is the very important question that came from the various students. They raised this question. Question regarding student is that कि students को first of all tax file करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर करना है तो उनको what type of document they have to ask from the college और उनको क्या benefit है if they file the tax? एवरेज स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, आपके पास में सिन नंबर है, तो रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम आपको टैक्स फाइल करना आपके लिए मस्ट है. बिकॉज कनाडा में इट्स नॉट लाइक इनकम टैक्स रिटर्न, ITR नहीं कहा जाता है, ये इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न. सो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, जैसे क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव मैंने कहा, GST HST क्रेडिट का, और आपको जो आप रेंट पे करते हैं उस पर आपको ओंटारियो में एक क्रेडिट मिलता है जिसको कहा जाता है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स. तो ये जब आप रहेंगे तो ये सब तो आप पे करेंगे ही, मीन्स रेंट वगैरह जो भी है. तो इसलिए आपको टैक्स मस्ट फाइल करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम एंड रिगार्डलेस ऑफ द टाइम. आप अगर 2023 में कभी भी आए हैं, इवन आप दिसंबर में भी आए हैं, तब भी आप आपको टैक्स फाइल करना चाहिए. इसका दूसरा रीजन ये है कि जो आप फी पे करते हैं कॉलेज में, तो वो आपको कॉलेज एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आपका फी की समरी होती है कि इतनी आपने फी पे की है और इतने मंथ्स ऑफ आपकी फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टडीज हैं. So as to bring that, so as to take advantage of, or so as to take benefit of that tuition fee you paid, आपको टैक्स फाइल करना चाहिए. बिकॉज जब आप वो आप अपनी ट्यूशन फी पे जो आपने पे की है वो आप अपने टैक्स रिटर्न में शो करेंगे, तो वो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में चली जाएगी और उसका 15% आपको क्रेडिट मिलता है. पर ये 15% क्रेडिट ओनली आपकी इनकम के अगेंस्ट मिलता है. सपोज आपकी उस साल में इनकम कम है या इनकम उतनी नहीं है कि आपका 15% आपको वो सपोर्ट कर सके एजुकेशन क्रेडिट, तो वो आप अपनी ट्यूशन फ्री इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. कैरी फॉरवर्ड का मतलब आप उसको अगले साल ले जा सकते हैं, 2024 में, 25 में, 26 में, आप उसको एनी नंबर ऑफ ईयर्स ले जा सकते हैं. और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ट्यूशन फी का डॉक्यूमेंट, ये आप अपने स्टूडेंट पोर्टल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. मोस्टली आई थिंक सभी कॉलेजेस का वहां पे मिलता है, और अदरवाइज आपको कॉलेज आपको सेंड करता है ये डॉक्यूमेंट. और मींस जैसे मैंने कहा कि आपको रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम आपको बाकी क्रेडिट्स मिलते हैं. तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों को टैक्स फाइल करना चाहिए. और दूसरी चीज, अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपको ट्यूशन फी का क्रेडिट से यानी कोई बेनिफिट हो रहा है, तो और आपके स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ या आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं और वो कनाडा में टैक्स फाइल करने के लिए लायबल हैं, तो आप अपनी ट्यूशन क्रेडिट्स का $5,000 अ ईयर उनको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट मिल सकता है उसका. बट दिस इज नॉट मैंडेटरी. ये आपके अपने दिस इज ऑल लाइक ऑप्शनल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें. और आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट में हर साल लिखा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि आपका कितना बैलेंस बाकी है अभी ट्यूशन क्रेडिट्स का, जो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Okay. Thank you, Dinesh ji. Whoever students in this podcast who are listening, please file the tax as per Dinesh ji suggestion. Okay, thank you, Dinesh ji, for your time for us. And this is our second seminar of the KWSE conversation. Thank you all who join us, and we'll have the other session in coming days, and we will notify you. जो अपकमिंग सेशन होंगे उनका डेट टाइम आपको सबको पोस्ट कर दिया जाएगा. और हम दिनेश जी, काफी क्वेश्चन थे बट आई कैन नॉट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली send you and you can answer them, and I'll post into our YouTube channel. Okay.
जी, आप ईमेल भी कर सकते हैं या हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो हम आपको मींस लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जहां से तो आपको दिनेश बेस्ट मिले। और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी, और आप लोगों के टाइम के लिए और आप लोगों के इसमें मुझको इनवाइट करने के लिए थैंक यू। No, Thank you, it's Dinesh. really an Thank you, honor Dinesh to ji. have you, Yes. Dinesh ji, here. तो दिनेश जी, आपने अपना ऑफिस बताया था. Can you please let us know where was it? जी, So, मेरा ऑफिस है 2985 ड्रू रोड, इट्स 2985 ड्रू रोड मिसिसागा, और okay. मेरा फोन नंबर है 4168797023, जो हम इस पे कर सकते हैं। और रिगार्डलेस ऑफ मींस इट्स नॉट लाइक ओनली ऑफिस आवर्स, आपको कुछ अर्जेंट है, आपको कुछ कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई किसी मैटर पे ज्यादा कुछ आप अटक गए हैं या फिर आपको कुछ समझना है, तो आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड देयर विल बी नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। तो हम मैक्सिमम अपने लोगों को रीच करना चाहते हैं, अपने लोगों को मीन्स अपनी कम्युनिटी को, सभी को। No, no, that's Thank good. you.